दोस्तों नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा तो कौन करेगा। 4.5 बरस पहले इस देश में पहली बार 2019 के चुनाव में जितना खर्च हुआ, हजारों करोड़ रुपए की रकम देखकर देश के भीतर सवाल उठने लगे, इतना पैसा कौन देता है। और उसी वक्त पहली बार 2019 में ही दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का यह सोचकर खटखटाया गया कि कौन से बिजनेसमैन हैं, कौन सा कॉरपोरेट है, कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किनका बिजनेस है जो इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। 4.5 बरस बीत चुके हैं। पिछले बरस गर्मी के दिनों को याद कीजिए। बड़ी जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। जून जुलाई का महीना था और तापमान राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में उफान पर था। जो शिवसेना टूटना तो दूर, उसके एक विधायक और सांसद भी दाएं बाएं हो नहीं सकते थे, उस पॉलिटिकल पार्टी की बीच में से एक लकीर खींच दी गई। और वह लकीर किसने खींची, क्यों खींची, सब कुछ बीते 1 बरस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आकर खड़ा हो गया। कौन कहां से निकला, किसने कितना पैसा लगाया, कहां से विधायक उड़ते चले गए और बात होते होते सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया यह सरकार गैर कानूनी तरीके से चल रही है। लेकिन बावजूद इसके वो सरकार आज भी चल रही है। 1.5 बरस से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस बरस शुरू के दौर में ही जो शेयर बाजार के भीतर हंगामा मचा, वह भी एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के जरिए। उसको लेकर भी कितना हंगामा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मच गया, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। जिक्र सिर्फ एक नाम का काफी है कि वह अडानी ग्रुप था। रिपोर्ट हिडेनबर्ग की थी। सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर यह मामला भी पहुंचा और अब बरस बीतने को आ गया। वो जनवरी का महीना था। इस दौर में दिसंबर अब बीत जाएगा, फिर से दोबारा जनवरी आ जाएगी, लेकिन कोई फैसला इन मामलों को लेकर आया नहीं। इस दौर में अडानी खूब बड़े होते चले जा रहे हैं और होते होते अब मीडिया उनकी हथेली पर नाचने लगा है। और आज ही उन्होंने जो खबर निकल कर आई, IANS भी वहां के भी शेयर अपने हाथ में ले लिए। यानी जो शुरुआत पिछले बरस मार्च के महीने से की गई थी वह क्विंट था, और उसके बाद दिसंबर आते आते NDTV हुआ और अब मामला IANS का आ गया है, जो समाचार एजेंसी है। इस दौर में कितना कुछ सब कुछ होते चला गया, लेकिन जब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखने की इच्छा हुई तब तब कई जजेस के चेहरे सामने निकल कर आ गए। इतनी बड़ी तादाद में केस सुप्रीम कोर्ट के भीतर पड़े हुए हैं। एक जज तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने रोने लगे थे और जिसे समूचे देश ने देखा था। उनका आग्रह यही था, इतनी बड़ी तादाद में मामले पड़े हुए हैं, जजों की नियुक्ति में तेजी लाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कीजिए। तब से लेकर अब तक स्थितियां और नाजुक हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पास जुलाई के महीने में तकरीबन 67-68 हजार मामले पेंडिंग पड़े थे, जो आज की तारीख में बढ़कर 80,000 पार कर गए। और इसकी जानकारी किसी दूसरे ने नहीं, बल्कि देश के कानून मंत्री ने संसद के भीतर दी है। हर परिस्थिति के भीतर हर मुद्दे को लेकर सवाल जब बड़े होते हैं तो लोग सुप्रीम कोर्ट इसलिए देखते हैं क्योंकि संविधान के हिसाब से देश चलता है। संविधान जीने का अधिकार देता है। उस जीने के अधिकार के तहत जो उठते हुए सवाल थे, उन सवालों के दायरे में इस देश के लोग और युवा मन क्यों प्रभावित हो गया, वो संसद तक क्यों पहुंच गया, और संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगी, यह सवाल बड़ा हो गया। और वह सवाल छोटा पड़ गया कि अलग अलग शहरों से निकलकर कैसे युवा संसद भवन तक पहुंच गए। और इन सवालों के बीच हमने विकसित देश बनाने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिया। और प्रधानमंत्री मोदी आज ही विकसित राष्ट्र संकल्प यात्रा को लेकर उन लाभार्थियों को बता रहे थे कि कैसे आजादी के बाद बड़े बड़े शहरों का कल्याण तो हो गया, लेकिन छोटे शहरों का नहीं हुआ। हमें वहां तक पहुंचना है, तभी यह देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन एक सवाल
सुप्रीम कोर्ट की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसले को रिजर्व रखा जाना और इंतजार दर इंतजार करते करते उस तारीख को अभी बीत जाना जहां पर जिस फैसले की उपयोगिता हो सकती थी। अगर महाराष्ट्र का फैसला मान लीजिए तब आए जब अगले दिन ही चुनाव का ऐलान हो जाए। जो होगा, ऐसी परिस्थिति में कोई क्या निर्णय लेगा और क्या निर्णय देगा, जनता के भीतर कौन से सवाल दफन हो जाएंगे, किन सवालों को लेकर उनके भीतर आक्रोश भर जाएगा। सिस्टम या पॉलिसी, कानून या संविधान, इन दायरों को क्या उचित तरीके से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह कोई पुल का उद्घाटन नहीं होना है कि इतना लंबा वक्त लग गया, कुछ और वक्त लग जाएगा। हमें लगता है कि आज सिलसिलेवार तरीके से जरा परिस्थितियों को समझने की कोशिश की जाए और इस दायरे में देश के दो नेताओं का जिक्र भी हो जाए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ विपक्ष के नेता और चेहरे के तौर पर मौजूद राहुल गांधी, और तीसरे छोर पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी जो सवाल इस देश के भीतर है, अगर उसको परत दर परत खोलना शुरू करें तो पहला सवाल इस दौर में जनता से जुड़े मुद्दे और उन मुद्दों के आश्रय जनता के भीतर का आक्रोश उभर कर सामने आ सकता है। तो पहला सवाल इस देश के बेरोजगारों को लेकर, क्योंकि पहली बार ना कहें लगभग 72 घंटे के बाद राहुल गांधी ने कहा कि दरअसल बेरोजगारी और महंगाई लोगों को परेशान कर रही है और युवा इसीलिए पार्लियामेंट तक अपनी बात को कहने के लिए पहुंच गया। तो स्थिति महंगाई और बेरोजगारी की क्या है, उससे पहले सुनना चाहिए राहुल गांधी ने यह कहा, और बात तब होगी क्यों कहा। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। बेरोजगारी, इस देश के भीतर तकरीबन 12 करोड़ युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। वह युवा जो सरकारी नौकरी चाहते हैं, वह युवा जो राज्यों के भीतर उन्हें लगता है कि अगर राज्य सरकार नौकरी देने की स्थिति में आएगी तो उनका नाम कहीं निकलकर लॉटरी की तरह ना आ जाए। तो 12 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगार इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों के साथ खड़े हैं। इसके अलावे एक लंबी फौज है जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहती है। वो व्हाइट कॉलर के तरीके से डिग्रियों को हाथ में लिए हुए हैं। उनकी तादाद भी तकरीबन 3 से 3.5 करोड़ के बीच है। और इस देश के भीतर में 42% ग्रेजुएट के पास ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम है, ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम है। इन सब के साथ साथ लगभग 13% कमी आ गई नौकरियों में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी असंगठित क्षेत्र में। 27% नौकरी खोजने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने नौकरी खोजना छोड़ दिया। जाहिर है इस देश के युवाओं के सामने मुश्किल सवाल तो है। रोजगार नहीं तो फिर आगे जिंदगी बढ़ेगी कैसे? माता पिता को कैसे आने वाले वक्त में वह अपने रोजगार और अपनी कमाई के जरिए रख सकेंगे साथ भी? और माता पिता की जो स्थिति, तमाम जगहों पे वह सवाल सिर्फ गरीब परिवार का नहीं है, मिडिल क्लास का भी है, लोअर मिडिल क्लास का भी है, बड़े शहरों में रहने वाले युवाओं का भी है और छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं का भी है। लेकिन सरकार का नजरिया शायद कुछ और हो चला है। वो नजरिया वोट बैंक देखता है, वोट बैंक के जरिए लाभार्थियों को देखता है, लाभार्थियों के जरिए अपने सपनों को बुनना शुरू करता है। उन सपनों के आश्रय इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाने की जद्दोजहद करता हुआ हर क्षण दिखाई देता है। वो टेलीविजन स्क्रीन हो या अखबार की पंक्तियों में लिखी गई बड़ी बड़ी हेडलाइन हो। संकल्प यात्रा विकसित भारत, प्रधानमंत्री आज लाभार्थियों से बात कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? आजादी के बाद से हिंदुस्तान की तस्वीर शहरों की बदल गई, छोटे शहरों की नहीं बदली जो टायर 2 टायर 3 है। गांव की भी नहीं बदली होगी, वहां भी सरकार पहुंचेगी। इसीलिए तो लगभग 125 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन्होंने रखे हैं।
लेकिन सुनना चाहिए प्रधानमंत्री को भी कि उनके जहन में इस देश को लेकर बिल्कुल अलग सवाल है। वो सवाल पार्लियामेंट के भीतर शोर शराबा करने वाले सांसदों या बाहर निकलकर राहुल गांधी सरीके नेताओं के बोलने, या फिर इन लोगों का भी तभी जागना जब देश के अलग अलग जगहों से युवा एकजुट होकर संसद भवन पर पहुंच जाएं और आवाज उठने लगे, सेंध क्यों लगी, सेंध किसने लगाई, सेंध लगाना सही नहीं है, अब कार्रवाई होगी। लेकिन वह क्यों आए, किस लिए आए, उनकी अपनी स्थिति क्या थी, आर्थिक परिस्थितियां कौन सी थी, राजनीतिक निर्णय कौन से लिए गए, उस पर देश को खामोशी बरतनी है। संविधान कहता है जीने का अधिकार है और संविधान की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों? विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो भी विकास हुआ उसका दायरा देश के कुछ बड़े शहरों तक सीमित रहा, लेकिन आज हम देश के टियर 2, टियर 3 इस शहरों के विकास पर बल दे रहे हैं। देश के सैकड़ों छोटे शहर ही विकसित भारत की भव्य इमारत को सशक्त करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ गलत नहीं कहा, वह तो इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, जो संसद भवन के भीतर पहुंच गए थे, जो बाहर खड़े थे, जो वहां नहीं पहुंचे लेकिन बाद में पकड़ में आ गए, वो किस शहर से आते हैं? कोई लखनऊ से आता है, कोई मैसूर से आता है, कोई हरियाणा के जिंद से आता है, कोई लातूर से आता है, कोई दरभंगा से आता है। ये मैसेज क्या है इस देश के भीतर? अलग अलग राज्य, अलग अलग शहर। ये शहर विकसित हैं या नहीं है, या विकासशील हैं या गरीब हैं? भारत कहां पर खड़ा है? गरीब है, विकासशील है या विकसित है? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। लेकिन फिर वही सवाल, सुप्रीम कोर्ट अगर इस देश के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था में भी टालमटोल अगर खुले तौर पर हो रही है, खुले तौर पर इस देश के भीतर में चुनी हुई सरकारों को बेदखल किया जा रहा है, और उसके बावजूद भी पिछले बरस की गर्मी से अभी तक की स्थिति आ गई, और इस दिसंबर के 31 तारीख को जो रिपोर्ट देनी थी विधानसभा के अध्यक्ष को, उसने कहा कि हमें 3 हफ्ते और दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बड़ा दयालु है, उसने कहा 3 हफ्ते नहीं लेकिन 10 दिन तो दे ही सकते हैं, क्योंकि 10 दिन के बाद फिर यह सवाल खड़ा होगा, कुछ दिन और दे दीजिए। क्योंकि याद कीजिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के भीतर अटॉर्नी जनरल ने कहा था दीपावली की छुट्टी बीत जाने दीजिए, पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। मैं खुद जा रहा हूं, मैं जाऊंगा, बातचीत करूंगा स्पीकर से, और उसके बाद बताऊंगा कौन अयोग्य है और कैसे गैरकानूनी सरकार वहां चल रही है। लेकिन ध्यान दीजिए, तो टर्म तो 2024 में महाराष्ट्र सरकार का पूरा हो जाएगा। तो फिर शिवसेना की लड़ाई, चुनाव आयोग तक जाना, चुनाव आयोग का तुरंत फैसला दे देना किसके पास चुनाव चिन्ह रहेगा, कौन किस दिशा में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व रखते हुए अयोग्य किसे घोषित करे नहीं करे, करते करते स्थिति टलती चली गई। इस देश की राजनीति लोकतंत्र का प्रतीक है, और इस देश में पैसा इस देश के विकसित भारत का प्रतीक है। और उस विकसित भारत के भीतर अडानी की रिपोर्ट को लेकर फैसला अभी तक क्यों नहीं दिया गया? हालांकि सबको क्लीन चिट देते चला गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फैसला क्यों नहीं आ पाता है? उस रिजर्व फैसले का मतलब होता क्या है इस देश के भीतर में? यह सवाल अगर पूंजी से जुड़ा है सीधे तौर पर अडानी कांड के जरिए, तो यह सवाल तो पॉलिटिकल फंडिंग से भी जुड़ा है। उस पॉलिटिकल फंडिंग जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 2019 से बार बार अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, और हर साल बीतने के साथ साथ एवरेज निकालिएगा तो तकरीबन 1,500 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग हो जाती है। किसी किसी साल यह बढ़कर लगभग 3,000 करोड़ तक भी हुई है, क्योंकि 2018 से लेकर 2023 तक 15,000 करोड़ का पार कर जाना यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। छोटी मोटी रकम तो वो है जिसका जिक्र आज कांग्रेस ने अपनी फंडिंग के लिए कर दिया कि 138 बरस हो रहे हैं, अब आप हमको 138 रुपए दे दीजिए।
जिससे हम कम से कम कुछ काम कर सके। अब 138 के आगे एक जीरो लगाना चाहते हैं, वह भी लगा दीजिए, 2 जीरो लगाना चाहते हैं, वह भी लगा दीजिए। लेकिन सवाल है कि इन सब के बीच तो मामला 13,800 तक ही गया, लेकिन यहां तो 13,000 करोड़ पार कर गया। सोचेगा कौन? और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को भी रिजर्व रखे हुए है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला बार बार आता है, बार बार लापता हो जाता है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आपत्ति की थी, रिजर्व बैंक ने आपत्ति की थी। और सवाल इन सब के बीच यह भी है कि जब बेरोजगारी और महंगाई का सवाल आरबीआई भी कहने से चूक ना रही और उसका अपना सर्वे रिपोर्ट अब यह बताने लगा हो कि महंगाई के दायरे में हर कोई फंसने वाला है, रेपो रेट बढ़ नहीं रही है लेकिन कम भी नहीं हो रही है, तो मैसेज क्या है? मैसेज है कि इस देश को विकसित बनाना है। मैसेज है कि इस देश के लोगों के भीतर उठते सवालों को इसी तरीके से राजनीतिक चकाचौंध तले दबा देना है। मैसेज है कि सुप्रीम कोर्ट हर फैसले को सुरक्षित रखता चला जाए और स्थितियां धीरे धीरे हर एक दूसरे नए फैसले के साथ खड़ी होती चली जाए और कोई ध्यान देने वाला उस दिशा में हो ही नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन यह संभव नहीं बल्कि अभी हो रहा है। क्या यह सब कुछ इस देश के भीतर चुनाव की जीत हार से जुड़ जाता है? कोई जीत रहा है तो उसके बाद तो उसके जीतने वाले के साथ हर कोई खड़ा नजर आता है। कल तक जिस विधायक को कोई पूछता नहीं था, ऐलान हो गया वो मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री चुनने वाले वही लोग जिनके पीछे वो एमएलए लगातार घूमता था, और ये फैसला दिल्ली ले रही है तो एक झटके में उस पद का महत्व हो गया। यानी इस देश में चुनाव जीतना और पद को पा लेना, उसके बाद आप सबसे बड़े ज्ञानी हो सकते हैं। आप कुछ भी सोचेंगे, आपके पास पद है, संवैधानिक पद है, जनता ने आपको चुना है, ये पावर दिया है। तो वी द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल कहते हुए इस देश के भीतर में संविधान भी आप अपने हिसाब से परिभाषित कर सकते हैं। तो फिर संविधान की व्याख्या करता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर क्यों नहीं आता है? ये सारे सवाल इस दौर में बड़े छोटे हो गए हैं, क्योंकि इन सवालों के दायरे में अगर आप जाइएगा तो सवाल 3 मसलों का नहीं है। जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि पार्लियामेंट के भीतर, इस देश के भीतर जितने केसेस हैं, खुद सरकार कहती है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इस देश की 6% आबादी, 6% आबादी का मतलब यह होता है कि 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10% का मतलब होता है 14 करोड़, उसके आधे का मतलब होता है 7 करोड़, और 6% में 7 करोड़ में और बढ़ा दीजिए 7.5-8 करोड़ के बीच में इतने लोग इस देश में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। इतने लोग और इनसे जुड़ा हुआ पूरा परिवार, यानी इस देश के लगभग 30 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ अदालतों को देख रहे हैं। और यह आंकड़ा जब कानून मंत्री यह कहकर बताते हैं कि देखिए 1 जुलाई 2023 को पेंडिंग केस सुप्रीम कोर्ट के सामने 69,766 थे, और आज यानी 15 दिसंबर को वो जानकारी दे रहे हैं कि 1 दिसंबर तक ये बढ़कर 80,356 हो गए। और इस देश के भीतर में जो क्रिमिनल केसेस हैं, हम लोग अपराध का जिक्र कर रहे हैं, सेंध लगाने का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 3.25 करोड़ केस इस देश में क्रिमिनल केस फंसे पड़े हैं अदालतों में। उसमें 5 साल से ज्यादा जिन केसेस की उम्र है वह तकरीबन 71% है। जो सिविल केस हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 9 लाख हैं, और उसमें से 73% 5 बरस से चले आ रहे हैं, उससे पहले के केस हैं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की कुल स्ट्रेंथ 34 जजों की है, हाई कोर्ट के भीतर के कुल जजों की स्ट्रेंथ 1154 की है, और जिला और उसके अधीनस्थ जो अदालतें आती है उसमें तकरीबन 25,420 जजेस की जरूरत पड़ती है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी इस देश के भीतर में अदालत के जरिए इस देश की पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के जरिए इस देश का संविधान, और संविधान के जरिए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जरिए राजनीतिक सियासत का खेल। क्या ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आकर खड़ी हो गई? इन परिस्थितियों के साथ साथ वो तमाम संवैधानिक संस्थानों का भी जिक्र करना पड़ेगा जो इन सवालों को उठाते हैं और सवाल उठते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार किया जा रहा है। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कौन दरकिनार कर सकता है? तो फैसला देखिए, जो पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, क्या उसके बाद वो पद पर बने रह सकते हैं? पद पर बने हुए हैं। केरल के
राज्यपाल को लेकर जो फैसला और जिस तरीके से उन्होंने बिल को, जो इस चुनी हुई सरकार है उसके विधेयकों को ना आगे जाने दिया और जो भी अड़ंगा लगाया, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट सिर्फ व्याख्या कर सकता है, क्या यह कहा जाए? उसके बाद वह भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने ही फैसलों को पलटते हुए पार्लियामेंट के भीतर देखा है। तो पार्लियामेंट की ताकत के सामने सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है? लेकिन सवाल तो संविधान का है। संविधान की व्याख्या संसद करेगी या सुप्रीम कोर्ट करेगा? संसद को संविधान के हिसाब से चलना है या संविधान की व्याख्या संसद खुद करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट को बताए कि देखिए आपके फैसले कोई मायने नहीं रखते हैं, राजनीति का तकाजा है, सत्ता की जरूरत है, इस रास्ते हम चल पड़ेंगे, और उसी रास्ते वो चल पड़े। तो क्या एक ऐसी स्थिति देश के भीतर आकर खड़ी हो चली है जहां पर इस देश के भीतर में संवैधानिक संस्थानों के अंदर से ही किसी को खड़े होकर खुले तौर पर यह बताना होगा दरअसल हो क्या रहा है? क्योंकि जो हो रहा है वो सब कोई देख रहे हैं, लेकिन सब समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक ये आवाज सुप्रीम कोर्ट के भीतर से नहीं आएगी, वो बेरोजगारी का सवाल हो, वह इस देश की आर्थिक नीतियों का सवाल हो, वह इस देश के आर्थिक घपले घोटाले का सवाल हो, वह इस देश में पॉलिटिकल फंडिंग का सवाल हो, वह इस देश के भीतर विधायकों की खरीद फरोख्त और सरकार को गिराने के मद्देनजर हो, या फिर वो सवाल इस देश के भीतर में चुनाव के मद्देनजर ही क्यों ना उठ रहा हो, उन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट को खुद देना चाहिए। आप कहेंगे या कोई कहेगा सुप्रीम कोर्ट कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर वो फैसले नहीं दे रही है तभी तो इस देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू एक बार कह गए कि देखिए जजेस को चुनाव तो लड़ना नहीं पड़ता है, हम तो चुनाव लड़ते हैं, और जजेस तो अपने कमरे में बैठ के फैसला दे देते। इस बात का जिक्र इस देश के कानून मंत्री ने किया था, और एक लिहाज से वो बताने लगे थे कि कैसे जजेस की कोठरी बन गई है। कौन बता रहा था? ये वो राजनीति बता रही थी जिसे संविधान के हिसाब से चलना है, और संविधान की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि इस देश की सियासत के भीतर किसने सेंध लगाई या किसने कड़ी दीवार खड़ी कर दी है। कुछ तो कहा जाएगा या फैसले रिजर्व रखे जाएंगे, और फैसले जब रिजर्व रखे जाते हैं तो कुछ भी नहीं बचता है। और इन परिस्थितियों में जिसके पास पैसा है उसके हाथ में पूरी डेमोक्रेसी आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक आखिरी चौथा स्तंभ मीडिया एक तरफ अंबानीज के हाथ में है, दूसरी तरफ अडानीज भी धीरे धीरे पैर पसार चुका है। बचेगा क्या? बचेगा सुप्रीम कोर्ट, बचेगा संविधान, और उसी के आश्रय इस देश को न्याय की चाहत है, और न्याय के शब्द उसके कानों में रिजर्व होते फैसलों से लगातार अटक गए हैं। तो शायद फैसले जो रिजर्व रखे जाते हैं उसके बदले फैसले देने की दिशा में बढ़ना होगा। तब संविधान की व्याख्या होगी, तब सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी होगी, तब सवाल इस देश के भीतर कानून के राज का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।